सुप्रभातम सुप्रभातम सुप्रभातम। आज की ताजा खबर में आप सभी का बहुत 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 स्वागत है। वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ ही इस एपिसोड की शुरुआत आज हम यहाँ पे करने वाले हैं। वर्ल्ड इकोनॉमी में सबसे ज्यादा न्यूज अगर आजकल कुछ चल रही है तो वो रेट कट की न्यूज चल रही है। और ये जो हफ्ता है, ये जो वीक है, इसमें काफी इंटरेस्टिंग न्यूज आ सकती है। बहुत सारे सेंट्रल बैंकर्स आर गोइंग टू डिक्लेयर देयर पॉलिसी रेट्स, और उसी का थोड़ा सा एक समरी आप लोगों के सामने यहाँ पे हम प्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे। पहले बात करते हैं फेडरल रिजर्व के बारे में। तो फेडरल रिजर्व इज एक्सपेक्टेड टू कट रेट्स 25 बेसिस पॉइंट्स का रेट कट तो माना जा रहा है होगा ही होगा, बट देर आर सम स्पेकुलेशंस दैट कि 50 बेसिस पॉइंट्स का भी रेट कट हो सकता है, पॉलिसी का रेट कट। अब 25 बेसिस पॉइंट पे ज्यादा मार्केट्स विल नॉट रिएक्ट, बट अगर 50 बेसिस पॉइंट्स रेट कट होता है सो देन मार्केट्स कैन से या फिर इकोनॉमिस्ट कैन से दैट कि बहुत ही शायद नेगेटिव न्यूज है जो फेडरल रिजर्व प्रेडिक्ट कर रहा है, एंड दैट्स व्हाई एग्रेसिव रेट कट्स आर हैपनिंग। मतलब आप लोगों को याद होगा कि कुछ समय पहले पहले वी वर एक्सपेक्टिंग रेट कट्स, हम इसको पॉजिटिव न्यूज मान रहे थे। अब रेट कट अगर तेजी से होंगे तो इसको भी नेगेटिव न्यूज माना जा रहा है। सो दैट्स द बेस्ट पार्ट अबाउट इकोनॉमिक्स। ब्राजील के बारे में अगर हम बात करेंगे तो ब्राजील की जो सेंट्रल बैंक है वो उनके पॉलिसी रेट्स एक्चुअली 25 बेसिस पॉइंट से बढ़ा सकते हैं। रीजन क्या है? स्ट्रॉन्गर देन एक्सपेक्टेड इकोनॉमिक डेटा वहां पे आ रहा है ब्राजील में। सो दैट्स व्हाई व्हेन इकोनॉमिक ग्रोथ इज लुकिंग बेटर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम सबसे ज्यादा फोकस रहता है इन्फ्लेशन पे, एंड दैट्स व्हाई देयर कुड बी अ 25 बेसिस पॉइंट्स रेट हाइक। बैंक ऑफ इंग्लैंड की अगर हम बात करेंगे तो शायद इस बार कोई रेट कट नहीं होगा, रेट चेंज नहीं होगा। 5% का जो पॉलिसी रेट है उसी को मेंटेन किया जा सकता है। बट नवंबर मंथ में जो पॉलिसी रेट एक्शन होगा तो उसमें शायद रेट कट हो सकता है, ऐसा माना जा रहा है। साउथ अफ्रीका की अगर हम बात करेंगे तो साउथ अफ्रीका की जो सेंट्रल बैंक है वो पोस्ट कोविड फर्स्ट टाइम रेट कट करती हुई दिख सकती है। हमारे यहाँ पे भी वही होने वाला है। मतलब उसके बाद जिस तरीके से रेट बढ़े थे, स्पेसिफिकली अगर हम बात करते हैं कि जब रशिया यूक्रेन वॉर हुआ उसके बाद जो ऑयल प्राइसेस ऊपर चले गए, तो आई थिंक उसका नतीजा ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड रेट हाइक्स पे हुआ था। वैसे सबने किया था। तो उसी तरीके उसके बाद साउथ अफ्रीका फर्स्ट टाइम अपना रेट कट यहाँ पे कर सकता है। जापान की अगर हम बात करेंगे तो बैंक ऑफ जापान इज अनलाइकली टू रेज रेट्स दिस वीक, बट ईयर एंड तक शायद रेट हाइक जापान फिर से एक बार कर सकता है, एंड दैट विल बी अनदर येन कैरी ट्रेड अनवाइंडिंग, एंड दैट कैन हैव सम इम्पैक्ट ऑन द इक्विटी मार्केट्स, स्पेसिफिकली डेवलप मार्केट्स में जहां पे येन कैरी ट्रेड का पैसा बहुत ज्यादा इन्वेस्ट होता है इक्विटी मार्केट्स में। सो दैट इज अ पॉसिबिलिटी, तो उस पर थोड़ा सा ध्यान देना होगा। अब वर्ल्ड इकोनॉमी में चाइना के ग्रोथ के बारे में बात करेंगे। गोल्डमैन सैक्स हो या फिर सिटी ग्रुप हो, दोनों ने चाइना का जो ग्रोथ है फॉर दिस कैलेंडर ईयर वो लोअर डाउन किया है फ्रॉम 4.9%। गोल्डमैन सैक्स ने दिया था पहले प्रेडिक्शन, तो वो नाउ दे हैव टेकन इट डाउन टू 4.7%। एंड जो सिटी ग्रुप ने प्रेडिक्शन किया था दैट वाज 4.8%। उन्होंने भी 4.7% पे उसको नीचे लाया है। रीजन क्या है? इंडस्ट्रियल आउटपुट की अगर हम बात करते हैं तो इंडस्ट्रियल आउटपुट इज एट 5 मंथ लो इन द मंथ ऑफ अगस्त। तो ये एक रीजन है। सो अराउंड 5% जीडीपी का जो एक थॉट था पहले, इवन उनके मतलब उनके पॉलिसी मेकर से गवर्नमेंट से भी वही इंडिकेशंस आ रहे थे। तो आई थिंक वो टारगेट अराउंड 5% का जीडीपी का ग्रोथ का टारगेट दे आर गोइंग टू मिस, ऐसा बहुत स्ट्रांगली यहाँ पे नजर आ रहा है। दो कुछ टाइमली डिप्लॉयमेंट अगर फॉर ग्रोथ सपोर्ट अगर होते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, पॉलिसी मेकर्स की तरफ से, तो शायद थोड़ा बहुत बेनिफिट्स हो सकते हैं। अब देखना पड़ेगा। मतलब दे डू नॉट हैव दैट मच ऑफ स्कोप आल्सो टू, मतलब a lot of other factors are also geopolitical tensions and all those things, so I think उस पे भी बहुत ज्यादा फोकस गवर्नमेंट का उनके है। अब बात करते हैं इंडियन इकोनॉमी के बारे में। इंडियन इकोनॉमी में इंडिया के एयर ट्रैफिक के बारे में बात करेंगे। एयर ट्रैफिक जो है वो ऑल टाइम हाई लेवल पे, अनमैच्ड लेवल्स पे जा चुकी है। और जो डायरेक्ट फ्लाइट्स की राइजिंग डिमांड है, स्पेसिफिकली इंटरनेशनल फ्लाइट्स की अगर हम बात करते हैं तो उसमें डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ रही है। इंडियन एयरलाइंस हैव लॉन्च्ड 52 न्यू इंटरनेशनल रूट्स इन द पास्ट 4 years। तो आई थिंक ये
जो बाहर मतलब घूमने जाना हो या फिर बिजनेस रिलेटेड ट्रैवल हो, आई थिंक दीज नंबर्स आर इंक्रीजिंग अ लॉट। जनवरी टू जून 2024 तक जो इंडियन एयरलाइंस ने कितने नंबर ऑफ पैसेंजर्स कैरी किए, तो वो है 7.935 करोड़, 79.35 मिलियन पैसेंजर्स। आई थिंक इट इज एन इंक्रीज ऑफ 4% कंपेयर टू द लास्ट ईयर। सो ये बहुत ही स्टेडी तरीके से ये नंबर्स यहाँ पे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। सो दैट्स एन इंटरेस्टिंग थिंग। मतलब इंटरनेशनल रूट्स की अगर हम बात करते हैं तो स्पेसिफिकली सबसे ज्यादा एडिशंस इंडियन एयरलाइंस की तरफ से इंडिगो एंड टाटा का जो एयर इंडिया ग्रुप है, तो उन्होंने सबसे ज्यादा इंटरनेशनल रूट्स पे नई फ्लाइट्स ऐड की है। अब बात करते हैं सोलार एनर्जी के बारे में। सो इंडिया इज द बेस्ट बेट फॉर 21st सेंचुरी इन सोलर, एंड सोलर रिवॉल्यूशन जो है ये गोल्डन चैप्टर रहेगा, ऐसा हमारे प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी जी का कहना है। सो 500 गीगावाट्स का जो टारगेट लिया हुआ है बाय 2030, एंड जो एक नया स्कीम इंट्रोड्यूस हुआ है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, तो इसके अंडर 17 सिटीज आइडेंटिफाई की गई है जहां पे जिनको सोलर सिटीज की तरीके से डेवलप किया जाएगा। तो आई थिंक दिस इज एन इंटरेस्टिंग थिंग। एक बहुत ही एग्रेसिव कॉल हमने यहाँ पे लिया है ऑन द रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट। करेंटली वी आर अराउंड 150-160 गीगावाट्स, और यही नंबर हम आने वाले समय में 500 गीगावाट्स तक लेके जाना चाहते हैं। ऑब्वियसली उसके लिए प्राइवेट प्लेयर्स में की तरफ से काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स नजर आ रहे हैं। $386 बिलियन की फंडिंग ऑलरेडी इंडिया के रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर को यहाँ पे उसका टारगेट मिल चुका है। रिलायंस इंडस्ट्रीज हो, अडानी ग्रुप हो या फिर टोरेंट पावर हो, तो इन्होंने अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट्स यहाँ पे शुरू किया है। Financial companies have also pledged $386 billion in funding these initiatives. So इसमें सबसे आगे है Reliance Industries, which has committed to add 100 gigawatts of renewable capacity. अडानी ग्रुप ने भी एडिशनल 38.8 गीगावाट्स की कैपेसिटी, रिन्यूएबल कैपेसिटी ऐड करने का यहाँ पे प्लान बनाया हुआ है। लास्ट ईयर, दैट इज लास्ट फाइनेंशियल ईयर में 18 गीगावाट्स का नया रिन्यूएबल एनर्जी का कैपेसिटी एडिशन हुआ है, और इस साल शायद ये नंबर 25 गीगावाट्स तक भी हो सकता है, ऐसा माना जा रहा है। टोरेंट पावर ने अराउंड 64,000 करोड़ रुपीस कमिट किए हैं फॉर रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स इन दिस ईयर ऑफ 2024। अब बात करते हैं इंडियन करेंसी के बारे में। सो आरबीआई गवर्नर का कहना है रुपी हैज बीन अमंग दी लीस्ट वोलेटाइल करेंसी सिंस 2023। अब बहुत सारे लोग उसको थोड़ा सा आर्ग्यू कर सकते हैं कि यार मतलब हम तो डिप्रिशिएट हो ही रहे हैं ना, बट स्टिल अगर आप अदर इमर्जिंग मार्केट्स के कंपैरिजन में इंडियन करेंसी की बात करते हो तो वहां पे काफी ज्यादा स्टेबिलिटी है। एंड दैट टू वी हैव सीन दिस स्टेबिलिटी व्हेन ऑयल प्राइसेस भी ऊपर गए थे। देन हमने ये भी देखा है कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने भी काफी ज्यादा पैसा लेके गए वो लास्ट 2 इयर्स में। बट स्टिल आई थिंक सिंस देन 2023 की बात हो या 24 की बात हो, तो आई थिंक द डिप्रिसिएशन कंपेयर टू अदर इमर्जिंग करेंसीज जो है वो कम है। सो आई थिंक थैंक्स टू द ओवरऑल मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन ऑफ इंडिया, the growth situation also in India will attract a good amount of capital, specifically when the interest rates will start cutting. तो आई थिंक ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा। ये आने वाले 12 से 24 महीने आर गोइंग टू बी क्वाइट इंटरेस्टिंग मंथ्स फॉर इंडियन इकोनॉमी एंड इवन करेंसीज ऑल्सो। अब बात करते हैं स्टॉक स्पेसिफिक या स्टॉक मार्केट की न्यूज के बारे में। बजाज हाउसिंग फाइनेंस की लिस्टिंग हो चुकी है। 2.4 टाइम्स स्टॉक यहां पे बढ़ा है। स्टेलर डेब्यू रहा है। 79,000 करोड़ रुपीस का मार्केट कैपिटलाइजेशन एक दिन में यहां पे ऐड हुआ है। द वे जो रेस्पॉन्स मिला था, मतलब वन ऑफ द हाईएस्ट एवर रेस्पॉन्स फॉर दिस पर्टिकुलर आईपीओ, 3,000 करोड़ का आई थिंक के ऊपर के आईपीओ में दिस इज वन ऑफ द बेस्ट लिस्टिंग ऐसा भी माना जा रहा है। टाटा टेक्नोलॉजीज वाज आल्सो क्वाइट, मतलब उसने भी काफी स्टेलर डेब्यू दिया था। दो वैल्यूएशंस आर क्वाइट स्ट्रेच, एंड दिस इज वन बिजनेस की ये बहुत ही पुराना बिजनेस है। मतलब हाउसिंग फाइनेंस का बिजनेस की बात मैं कर रहा हूं, तो उसमें ऐसा कोई यूनिकनेस नहीं है। बट बीइंग बजाज ग्रुप कंपनी और बजाज फाइनेंस का स्टेलर परफॉर्मेंस
since its inception. I think a lot of people are taking it कि शायद बजाज हाउसिंग फाइनेंस भी वैसे ही कुछ कर सकता है. I seriously doubt that. I have no doubts that कि this company will grow well. But the valuations जिस तरीके से वो हो रहा है 7-8 times of book value, तो ये कितना justified है ये तो आने वाला समय ही बता सकता है. सो लॉट ऑफ पीपल आर आस्किंग अबाउट बजाज हाउसिंग फाइनेंस की अगर लॉट मिला है तो क्या करना चाहिए. तो आई थिंक ये तो आपने पहले सोचना चाहिए जब आपने अप्लाई किया था कि ये लिस्टिंग गेन के लिए मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं. तो आई थिंक लिस्टिंग गेन्स आर देयर, यू कैन टेक आउट योर मनी. बट इफ यू आर थिंकिंग फ्रॉम द लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू, नहीं लॉन्ग टर्म ग्रोथ काफी अच्छी हो सकती है, तो उसमें वैल्यूएशंस आर स्ट्रेच्ड, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट. एसेट्स अंडर मैनेजमेंट की अगर हम बात करते हैं कंपनी के, अराउंड 97,000 करोड़ रुपीस के एसेट्स अंडर मैनेजमेंट है बजाज हाउसिंग फाइनेंस के पास. और जो रिस्क मैनेजमेंट का एंगल होता है जिसमें ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की अगर हम बात करते हैं तो ये काफी लोएस्ट पॉइंट पे है, 0.28%, और नेट एनपीए तो हार्डली 0.11% है. सो आई थिंक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज अ वेरी गुड कंपनी. मतलब रिस्क भी मैनेज करना, टारगेट सेगमेंट भी थोड़ा सा एफ्लुएंट काइंड ऑफ है, एवरेज टिकट साइज अराउंड 47 lakhs. आई थिंक ऑल दीज फैक्टर्स आर सजेस्टिंग दैट दिस इज मतलब थोड़ा सा मतलब अलग जो एक ये है उनका थॉट प्रोसेस, वो हायर लोन्स पे, टिकट साइजेस, बड़ी टिकट साइजेस पे दे आर फोकसिंग, एंड दैट कुड बी वन ऑफ द रीजंस व्हाई द एनपीएस आर आल्सो अंडर कंट्रोल, क्योंकि प्रोफाइल वैसा ही टारगेट किया जा रहा है किस तरीके से कस्टमर्स यहाँ पे ऐड करने हैं. अब टाटा स्टील के बारे में बात करते हैं. टाटा स्टील इज सेट टू मेक ओडिशा इट्स लार्जेस्ट इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन. सो अब तक मतलब इन्वेस्टमेंट्स की अगर हम बात करते हैं ओडिशा में, तो 1 लाख करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट्स टाटा स्टील ने ओडिशा, एक अकेले ओडिशा में यहाँ पे किए हुए हैं. This follows the phase 2 expansion of its कलिंगानगर प्लांट. 3 मिलियन टन्स पर एनम से उन्होंने बढ़ा के 8 मिलियन टन पर एनम तक यहाँ ये प्रोडक्शन लेके जाने वाले हैं. और आने वाले समय में तो ये भी माना जा रहा है कि ये एक्सपांशन और भी यहाँ पे हो सकता है. इन कमिंग ईयर्स इट कैन गो अप टू 16 MTPA, मिलियन टन्स पर एनम. सो आई थिंक दिस मतलब ओवरऑल मतलब इट्स मिनरल रिच स्टेट, तो उस तरीके से वहां पे फोकस भी किया जा रहा है, विच इज गुड फॉर ओवरऑल. मतलब डाइवर्सिफाइड ग्रोथ जो होनी चाहिए इंडिया की फेडरल स्ट्रक्चर में, ऐसे अलग अलग स्टेट्स आ गया ना, इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो ये टाटा स्टील की ग्रोथ जर्नी में ओडिशा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे प्ले करने वाला है. देयर इज नो डाउट अबाउट दैट. अब जेके टायर के बारे में बात करते हैं. जेके टायर अप्रूव्स मर्जर विथ आर्म कैवेंडिश इंडस्ट्रीज. सो बोर्ड ने इसको अप्रूवल दे दिया है. सो जिसके पास 100 शेयर्स है कैवेंडिश के, उनको 92 शेयर्स यहाँ पे मिलने वाले हैं. तो आई थिंक ऑपरेशनल सिनर्जीज की बात हो, या फिर कॉस्ट रिडक्शन की बात हो, या कंसोलिडेशन ऑफ सेल्स की बात हो, डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो, एनहांस शेयर होल्डर वैल्यू की बात हो, सो दीज आर ऑल गोइंग टू बी द रिजल्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर मर्जर. So JK Tire and Industries acquired Cavendish Industries, a Kesoram Industries unit, for rupees 2,195 crore, majorly to strengthen their position in the truck and bus radial segment. तो उसी के लिए मतलब थोड़ा सा कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट पे फोकस यहाँ पे कंपनी की तरफ से थोड़ा ज्यादा है. अब बात करते हैं दोस्तों बोनस शेयर्स के बारे में. सो पहले कैसा होता था कि बोनस शेयर्स अगर डिक्लेयर करती है कंपनी, रिकॉर्ड डेट के 2 हफ्तों बाद वो बोनस शेयर्स आपके अकाउंट में क्रेडिट होते थे. अब सेबी ने बोला है कि इस पर्टिकुलर प्रोसेस को फास्ट ट्रैक करना होगा. तो दे हैव फास्ट ट्रैक दिस पर्टिकुलर प्रोसेस. सो ये उन्होंने T+2 वीक्स की जगह T+2 डेज यहाँ पे कर दिया है. सो रिकॉर्ड डेट के 2 दिन बाद ही ये शेयर्स जो है वो आपके डीमैट अकाउंट में ऐड होने चाहिए. सो ये इट इज गुड, मतलब इट्स ऑलवेज गुड कि मतलब ये सारी जो प्रोसेस है बहुत ज्यादा फास्ट ट्रैक होना बहुत ज्यादा जरूरी है. आई थिंक इट शुड नॉट गेट डिलेड. आई विल नॉट बी सरप्राइज जैसे T+2 या T+1 की मतलब जैसे ट्रेडिंग में T+1 पे आ गए हम. आई विल नॉट बी सरप्राइज इवन सेम डे क्लियरिंग भी आने वाले समय में हो सकती है. एंड द वे टेक्नोलॉजी इज ग्रोइंग, द इन्फ्लुएंस जिस तरीके से बढ़ रहा है टेक्नोलॉजी का इन सारे सेगमेंट्स में, आई थिंक आई विल नॉट बी सरप्राइज सून वी विल अचीव दिस पर्टिकुलर माइलस्टोन ऑल्सो. सो कैसा लगा आज का एपिसोड, ये कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा दोस्तों. एंड नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए. जय हिंद.